सुप्रभात और नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष शुक्ला नाम है हमारा और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ना चालू करते हैं। तो आज की क्लास में चर्चा होगी प्रधानमंत्री, उनके कार्य, उनके अधिकार एवं उनकी शक्तियों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च पद होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं एवं प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। ये भी जो है महत्वपूर्ण बात है कि वो मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाम के शासक होते हैं, लेकिन प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं होती, जैसे ये बताया गया था ऊपर। उसके बाद योग्यता क्या होती है? योग्यता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में पीएम की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए उसको। ठीक है, ये दिया गया है संविधान में ऐसा। और लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। ये भी बात स्पष्ट की गई यहाँ पे है। अब चलिए पढ़ लेते हैं उनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिले यह भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। और मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं उसमें फेरबदल करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास में होता है। मंत्री को त्यागपत्र देने या बर्खास्त करने की सलाह प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। उसी की सलाह पे जो है मंत्री बर्खास्त या जो है त्यागपत्र देते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता एवं मंत्रिपरिषद की कार्यवाहियों का संचालन भी प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट है, शासन के सभी विभागों से तालमेल बिठाना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री को है। पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सिफारिश करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास में है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी प्रधानमंत्री ही देता है। राष्ट्र के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करते हैं। आपातकाल में प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद का सत्र शुरू करने और उसका सत्रावसान करने की शक्ति देता है या राय देता है। संसद की सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री ही करता है। चलिए अब देख लेते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 78A के तहत प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में और विधान से जुड़े प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे उन सब की सूचना राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति जो जानकारियां मांगे वह भी उनको दें। आगे लिखा हुआ है, और प्रधानमंत्री ही जो है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। संघ कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पहले ही बताया है। विमुद्रीकरण, विदेश नीति, परमाणु कमान जैसे मामलों में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री ले लेते हैं। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या NSC की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। देश की रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। सुरक्षा बलों का सैद्धांतिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, पर सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही निहित होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। परमाणु कमान प्राधिकरण का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। निर्णय लेने के लिए आर्थिक मामलों के मुखिया भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। समिति के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं।
परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ही परमाणु ऊर्जा विभाग व अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख होते हैं। तो ये कुछ जो है कर्तव्य और अधिकार प्रधानमंत्री के मैंने आपको बताया। चलिए अब जानते हैं क्या ना भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कब से कब तक और पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी तक के वर्तमान समय तक। सबसे पहले प्रधानमंत्री सभी को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 9 जून 1914 में प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल था 9 जून 1964 से 9 जून 1964 में पीएम बने। कार्यकाल था इनका 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल रहा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 24 जनवरी 1966 को। इनका कार्यकाल रहा 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। उसके बाद श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 24 मार्च 1977 को। इनका कार्यकाल रहा 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। श्री चौधरी चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल रहा 28 जुलाई से 14 जनवरी 1980 तक। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी 1980 में। कार्यकाल रहा 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने 1984 में। ये युवा प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 से। उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने 1989 में। इनका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने 1990 में। कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। उसके बाद श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1991 में। इनका कार्यकाल रहा 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल रहा 16 मई 1996 से 1 जून 1996, केवल 13 दिन के लिए। श्री एच.डी. देवगौड़ा उसके बाद प्रधानमंत्री बने 1996 में। कार्यकाल रहा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। श्री इंदर कुमार गुजराल 1997 में प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल रहा 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 1998 में। कार्यकाल रहा 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2004 में। कार्यकाल रहा 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में। इनका पहला कार्यकाल रहा 26 मई 2014 से 24 मई 2019 तक। उसके बाद दोबारा से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2019 में और अभी तक हैं। तो आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। सरकार में मंत्रिपरिषद के लिए संविधान में खास प्रावधान है। पहले मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते थे, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। कुछ विभागों के लिए जो है राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी मिलता है और जिन विभागों में उनके लिए मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। अनुच्छेद 74 ही बताता है कि राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग और सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 75 उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं तथा उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी होते हैं। मूल भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन समय समय पर आवश्यकता के अनुसार मंत्रियों की संख्या में फेरबदल होते रहते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित
मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रियों का संसद सदस्य होना जरूरी है। संसद सदस्य न होने पर 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। अब मंत्रिपरिषद कार्य क्या करती है, उसके क्या कार्य हैं, ये भी जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्री विभागों के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, परंतु लोकहित या गोपनीयता के आधार पर जवाब न देने का भी हक उनके पास में होता है। मंत्री किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं तथा वह किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मंत्री जिस सदन के सदस्य नहीं हैं उसमें उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देने का भी अधिकार रखते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, उनके कार्य, शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद के बारे में, आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप जो है काफ़ी जो है संतुष्ट होंगे और ऐसे ही नए टॉपिक के लिए जो है जुड़े रहिए हमसे, संपर्क बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।